Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. अगर हम इतिहास के पन्ने उलटकर देखें तो हमें कुछ शाही घरानों की ऐसी कहानियां मिलेंगी जिनमें जिंदगी का हर जज्बा दिखाई देता है। एक ऐसी ही दास्तान है एक बहन के प्यार की, जिसने अपने भाई की मौत का बदला लेकर अपना सिक्का वापस जमाया। एक ऐसी कहानी जिसे आज भी एक किले की दीवारें दोहरा रही हैं, जिन दीवारों पे लगा है सियासत के बागियों का रक्त। गुलबर्गा किला बहमनी रियासत का केंद्र बिंदु, जहां 18 शासकों ने 180 सालों तक राज किया। अगर इसकी दीवारें बोल सकती तो बताती कि उन 18 में से 3 की गद्दी छीन ली गई, 5 की हत्या कर दी गई, 2 की आंखें निकाल दी गई, 2 को मदिरापान की लत ले डूबी और आखिरी भगोड़े की मौत मरा। गुलबर्गा के गुंबदों के बीच गूंजती हुई इन्हीं सियासी दास्तानों में से एक कहानी है सल्तनत के तीसरे सुल्तान मुजाहिद शाह बहमनी और उनकी बहन रूह परवर आगा की। बहमनी सल्तनत हिंदुस्तान के दक्कन इलाके की एक मुसलमान रियासत, मध्यकालीन भारत की सबसे महान रियासतों में से एक, जिसने सन 1347 में दिल्ली सल्तनत से नाता तोड़ अपना एक अलग वजूद कायम किया। गुलबर्गा की जामा मस्जिद किले की दीवारों की ही तरह इसके सीने में भी कई राज दफन है और इसकी कहानी मुजाहिद शाह और रूह परवर की कहानी से बहुत करीब से जुड़ी है। मोहम्मद शाह के 2 बच्चे हुए, एक मुजाहिद शाह, दूसरा रूह परवर आगा। रूह परवर आगा के नाना होते हैं मलिक सैफुद्दीन गौरी और दादा होते हैं हसन गंगू बहमनी शाह। मुजाहिद और रूह जब अपना बचपन गुलबर्गा किले की महफूज 4 दीवारियों के अंदर काट रहे थे, तब बाहर उनके पिता मोहम्मद शाह पड़ोसी हिंदू देश विजयनगर से लोहा लेने में लगे हुए थे। सियासत के यही काले बादल मुजाहिद को भी अपनी चपेट में लेने वाले थे, लेकिन इस बात में अभी कुछ वक्त था। अभी तो मुजाहिद बचपन के तलवार भाले की झूठ मूठ की लड़ाइयों में मगन था और रूह परवर राजकुमारी होने के तौर तरीके सीख रही थी। सल्तनत के जो रिश्ते हैं, बहन हो भाई हो, आमतौर पर रिश्ते खराब होते हैं। आप कोई भी तारीख उठा के देखिए, भाइयों में, बहनों में हमेशा मुनाक़िशे रहे हैं, झगड़े रहे हैं, एक ने दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की है। लेकिन ये एक अजीब वाक़या है यहाँ पर, ये दोनों भाई बहनों में बेहद मोहब्बत थी, एक दूसरे को बेहद चाहते थे। इसकी और उसकी बहन की परवरिश मोहम्मद शाह ने बड़े ही दिलाराना अंदाज में रखा। इनको नाजुक अंदाज में नहीं परवरिश की, बल्कि इन न सिर्फ मुजाहिद शाह को बल्कि रूह परवर आगा को भी उसने तलवारबाजी की मशक़ कराई, खंजरबाजी की, और दूसरे जितने जंगों में जो ज़रूरतें पड़ती हैं,
जिन जिन चीज़ों की, वो हर्ब और वो तमाम तरीक़ों से दोनों भी वाकिफ़ थे। एक तरफ जहां रूह बड़ी हो रही थी एक राजसी बेगम की जिंदगी गुजारने के लिए, वहीं मुजाहिद एक शानदार शख्सियत और तेज दिमाग के मालिक थे और तीरंदाजी में भी निपुण थे। बस एक ही चीज थी जिस पर वो काबू नहीं कर पाए, और वो था उनका गुस्सा। उस पर सुल्तान और उनकी बेगम भी इन्हें बचपन की नादानियां मानकर नजरअंदाज करते रहे, इस बात से बेखबर कि उनका यही ऐब उनके दुश्मनों की तादाद बढ़ा देगा। बहन रूह के लाख समझाने पर भी वो अपनी ये आदत बदल नहीं पाए थे। किले की इन दीवारों के बीच है बचपन की नादानी की एक कहानी, जिसकी गूंज बहुत सालों तक सुनाई दी और जिसने बहमनी सल्तनत का इतिहास मरोड़ दिया। एक दिन 14 साल के मुजाहिद शाह ने शाही खजाने के ताले तोड़ डाले और वहां से सोने के सिक्के चुराकर अपने दोस्तों पर उड़ा दिए। इस बात की इत्तला खजानची ने तुरंत सुल्तान मोहम्मद शाह को दे दी। जिन्होंने मुबारक नाम के अपने एक खिदमतगार को शहजादे को शाही दरबार में पेश करने का फरमान दिया। इससे पहले कि रूह परवर मुजाहिद को आगाह कर पाती, मुबारक तुरंत शहजादे को लेकर सुल्तान के सामने हाजिर हो गए। पिता के चेहरे के ताव से मुजाहिद समझ गए कि उन्हें अपने किए की सजा मिलने वाली है, और सजा थी भी कड़ी। मुजाहिद की इस जुर्रत का मुआवजा उनके बदन को कोड़ों से छलनी करके लिया गया, पर अपनी करतूत पर पछतावा करने के बजाय मुजाहिद उल्टा मुबारक को ही दोष देने लगे। लेकिन रूह इस बात से सहमत नहीं थी। उनका मानना था कि इसमें मुबारक की कोई गलती नहीं थी, वो तो महज अपने सुल्तान का हुक्म मान रहा था। कोड़ों की मार से टपके लहू ने मुजाहिद का पारा चढ़ा दिया था, और अब वो मुबारक से बदला लेकर ही उतरने वाला था। उन्होंने मुबारक को सबक सिखाने की ठान ली, और अपनी नाराजगी छुपाते हुए वो उनके साथ बड़ी अदब से पेश आते रहे। समय के चलते रूह और मुजाहिद युवा अवस्था में पहुंच गए। मुजाहिद शाह बहुत निहायत दिलेर इंसान था। वो कभी सामने वाले को खातिर में न लाता था, बड़ा कर्रोफर से चलता था और हमेशा हर एक को गुस्से की नज़र से देखता था। बाद लोग उसको उसके कर्रोफर की वजह से, उसके गुस्से की वजह से उसे बलवान भी कहते थे। और फिर जल्द ही बलवान मुजाहिद ने अपना बदला लेने के लिए मुबारक को कुश्ती लड़ने की चुनौती दे डाली, और ये खेल खूनी खेल साबित हुआ। अपने भाई की रग रग से वाकिफ रूह परवर का शक तब यकीन में बदल गया जब कुश्ती के बहाने मुजाहिद ने मुबारक को जमीन पर इस कदर पटका कि गर्दन टूटने से उसकी मौत हो गई। मुजाहिद ने तो शायद अगले हफ्ते ही उस घटना को भुला दिया, लेकिन मुबारक का बेटा मसूद इसे आने वाले कई सालों तक याद रखने वाला था। लेकिन यही वजह आगे चलकर मुजाहिद शाह के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मनी की वजह बन गई। शराब की लत से उनके पिता मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई, और 19 साल का शहजादा मुजाहिद अब मुजाहिद शाह बहमनी बन तख्ते फोरीजा पर आ पहुंचा। वहीं बहन रूह का रुतबा भी महल के जनान खाने में बढ़ता जा रहा था, और चाहे वो अपने भाई की तरह तख्त पर नहीं थी और रानियों की राजसी जिंदगी बिता रही थी, लेकिन सत्ता की भी उन्हें पूरी खबर थी। औरत होने के नाते रूह परवर आगा न सिर्फ तमाम जंगों के पैतरों से वाकिफ़ थी, लेकिन अंदर अपने सीने में एक हमदर्द दिल भी रखती थी। वो
लोगों के अंदर बहुत मकबूल थी। वो खैर खैरात करती थी, लोगों को पैसा बांटती थी, कपड़े बांटती थी और बहुत सी जगहों पर वो अनाज वगैरह भी भेजती थी। इसलिए रूह परवर आगा को बहुत से लोग पसंद भी करते थे। अपने पिता की देखा देखी मुजाहिद को विजयनगर से लड़ाइयां जैसे विरासत में मिली थी। बहमनी सल्तनत की सीमाओं को बढ़ाने के लिए गद्दी पर आते ही मुजाहिद ने भी विजयनगर के राजा को ललकारा और उन पर धावा बोल दिया। मुजाहिद शाह की सल्तनत फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों की सेज थी। वो हमेशा घोड़े पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारा। जंग उसकी ज़िंदगी का मकसद बन गया था और वो जीतना ही चाहता था। अपने नाम के आगे जीत का सिक्का बिठाना चाहता था। राजपाट वो देश के प्रधानमंत्री और अपने नाना मलिक सैफुद्दीन गौरी के हाथों सौंप दक्षिण की दिशा में कूच कर गए। इस लड़ाई में मुजाहिद विजयी तो हुए, लेकिन भारी मात्रा में उनके सैनिक मारे गए और उन्होंने वापस लौटने का निर्णय ले लिया। इस बात का पता चलते ही मुजाहिद के चाचा दाऊद बिना इजाजत के अदोनी की अपनी छावनी को छोड़कर, जहां की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी, मदद के लिए मुजाहिद के पास पहुंच गए। मुजाहिद शाह दाऊद शाह को देखकर हैरत में पड़ गया। उसने देखा कि दाऊद शाह यहाँ आया हुआ है। उसने सोचा कि अगर वो जगह खाली हो गई और दूसरा दुश्मन वहाँ से अंदर अगर शहर में दाखिल हो गया तो मासूमों की जान जाने का खतरा था। दाऊद की इस हड़बड़ी ने मुजाहिद सेना के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर दी। उस पर अपने आदेशों की अवहेलना ने मुजाहिद के गुस्से की आग में घी का काम किया। जाने ये युद्ध और कितने दिनों चलता अगर मुजाहिद की बहन रूह परवर इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और अपने नाना मलिक सैफुद्दीन गौरी को मुजाहिद की मदद के लिए रवाना किया। मलिक सैफुद्दीन गौरी एक बहुत ही पहुंचे हुए राजनीतिज्ञ थे और वो मुजाहिद और विजयनगर के राजा के बीच संधि कराने में कामयाब रहे। युद्ध से सही सलामत लौटने के बाद भी मुजाहिद शाह दाऊद की लापरवाही भूले नहीं थे और इसलिए शायद दाऊद को देखते ही वो आग बबूला हो उठे। मुजाहिद ने सरेआम दाऊद की बेइज्जती की और भरे दरबार में उन्हें जलील किया। ये जिल्लत दाऊद बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने मुजाहिद को मौत के घाट उतारने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। सुल्तान अलाउद्दीन हसन के एक और साहबजादे थे दाऊद शाह। ये फितरतन उनकी शख्सियत जो है मुनासिब नहीं थी। वो हमेशा साजिशों में मसरूफ रहते थे और इस साजिश में उन्हें मुजाहिद का एक पुराना दुश्मन और मिल गया, मसूद खान, जिसे अपने बाप की मौत का बदला लेना था। मुजाहिद शाह के अब तक एक तो जवानी में उसने मुबारक की गर्दन तोड़ दी थी। उसका बेटा मसूद खान वो अंदर ही अंदर मुजाहिद शाह का दुश्मन बन गया और उसको कत्ल करने के दर पे था और अपने अंदर उसकी दुश्मनी को पाल रहा था। और एक ही साल में उन्हें अपने घाव भरने का मौका तब मिला जब मुजाहिद मछली पकड़ने के लिए दरिया किनारे गया। दरियाए कृष्णा के किनारे इसने खीमा डाला। वहाँ दिन भर मछली पकड़ता रहा। दिन भर मछली पकड़ने की वजह से वक्त में जो दिन भर की गर्मी थी उसकी वजह से उसको एक आँखों की बीमारी आ गई थी, जिसे आशुब चश्म कहते हैं, जिसे आँख आना कहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने खीमे में आराम करने गया। रात के तीसरे पहर में अंधेरे का फायदा उठाकर दाऊद और मसूद मुजाहिद के तंबू में प्रवेश कर गए और फिर वो तलवार ऐसी उठी कि उसने मुजाहिद की जिंदगी का दिया एक वार में बुझा दिया। दाऊद खान अब खुद को बहमनी सल्तनत के तख्त पर देखना चाहते थे। मुजाहिद जैसे बलशाली सुल्तान को रास्ते से हटाने के बाद
अब उनके रास्ते में कोई और रुकावट नहीं दिख रही थी। लेकिन दाऊद खान का यह अनुमान गलत था। चाचा दाऊद ने अपने भतीजे मुजाहिद को खत्म कर दिया। जब इस कांड की खबर गुलबर्गा के महलों तक पहुंची तो रूह परवर खुद को संभाल नहीं पाई। अपने बचपन के साथी और प्यारे भाई की मौत का उन्हें बहुत भारी सदमा लगा और पूरा किला शोक में डूब गया। लेकिन जब उन्हें सभी बातें मालूम हुई तो रूह ने अपने आंसुओं को पोंछ डाला और दाऊद से बदले की चिंगारी उनकी आंखों में घर कर गई। अपनी सत्ता जमाने के लिए दाऊद ने सल्तनत के प्रधानमंत्री मलिक गौरी को अपने दल में मिलाने की कोशिशें जारी कर दी। वो जानते थे कि सल्तनत में मलिक गौरी का बड़ा नाम था और लोग उनकी बात नहीं टालेंगे। उन्होंने मलिक गौरी के अंदर रियासत में अंदरूनी युद्ध छिड़ने का डर पैदा किया और गौरी को मजबूर किया कि वो उन्हें सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दें। और इसी डर की बदौलत मलिक गौरी ने उनके नाम में खुतबा पढ़ लिया। भाई की हत्या और देश की कमान दाऊद के हाथ में जाने से रूह का बहमनी रक्त खौल उठा। अपने नाना से नाराज रूह ने फैसला किया कि अब उनकी जगह जनान खाने में नहीं, मैदान जंग में है। तो दाऊद शाह को रहने दीजिए, हुकूमत करने दीजिए। लेकिन इस वक्त सब लोग आए, उनके बादशाह को मान लिया। सिर्फ एक शख्सियत ऐसी थी रूह परवर आगा की, वो बड़ी बहादुर जरी खातून थी, बड़ी ज़ेरक, दानिशमंद, अक्लमंद, आप जो भी कहिए। दक्कन के बहादुर ख़वातीन में उनका शुमार होता, जैसे चांद बीबी थी। तो उन्हें एक लम्हा भी नहीं भाया कि मेरा भाई कत्ल हुआ है और दाऊद शाह के लिए सभी लोग एक कर रहे हैं। जो तख्ते फिरोजा रूह के पिता मोहम्मद शाह को भेंट में मिली थी और जिस पर खुद उनके भाई ने भी राज किया था, उसी तख्ते फिरोजा पर दाऊद को बैठा देख वो एक कड़वा घूंट पीकर रह गई। गुलबर्गा के महल में एक बाका नाम का गुलाम था जो किसी जमाने में मुजाहिद शाह का खास मुलाजिम हुआ करता था। बाका मुजाहिद शाह का तैयार करदा एक बहादुर सिपाही था। वो मुजाहिद शाह को बहुत चाहता था, मानता था। जब बाका से रूह परवर आगा ने मिला और कहा कि देखो, तुम्हारे सबसे अच्छे बादशाह मुजाहिद शाह का कत्ल हो गया और तुम ऐसे खामोश हाथ पर हाथ धरे बैठे, अच्छा नहीं लगता। रूह परवर ने अपने बदले की बिसात पर उसे मोहरा बनाया। मई सन 1378, मुहर्रम का महीना। रूह जानती थी कि रोज की तरह दाऊद खान गुलबर्गा की जामा मस्जिद में सर झुकाने आएंगे और किले के अंदर की इसी मस्जिद में रूह ने अपने दुश्मन की मौत का बदला लेने का फैसला लिया। और फिर आया मातम का महीना, यानी मुहर्रम। शायद इसी के इंतजार में रूह ने अपने भाई की मौत का मातम नहीं मनाया था और मुहर्रम के 21वें दिन उसके इरादे बिल्कुल साफ थे। इंतकाम की वो आखिरी घड़ी आई भी तो गुलबर्गा की इस मस्जिद में। हर रोज की तरह दाऊद उस दिन भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ और हर बार की तरह वो इस बार भी निहत्था था। बाका भी उसी दिन मस्जिद में मौजूद था और उस दिन उसके पास एक खास मकसद था बहमनी सल्तनत के विश्वास को पाना। रूह के आदेश के मुताबिक बाका को इंतजार था सही मौके का, उस मौके का जब दाऊद सजदा करने के लिए झुका और वो मौका अब उसकी आंखों के सामने था। ठीक उसी समय बाका ने अपने कपड़ों में छिपाया छुरा निकाला और दाऊद की गर्दन पर इतना तेज और गहरा वार किया कि मुहर्रम की वो सुबह की लाली दाऊद के लिए कालिक बन गई।
दाऊद की मौत के बाद उनके समर्थक उनके 9 साल के बेटे मोहम्मद संजर को गुलबर्गा की गद्दी पर बैठाना चाहते थे और इसी इरादे से वो किले की ओर बढ़े। लेकिन अपने भाई के हत्यारे की संतान को सुल्तान के रूप में देखना रूह को जीते जी मंजूर नहीं था और उन्होंने महल के दरवाजे सभी बाहर वालों के लिए बंद कर दिए। उन्होंने 9 साल के मोहम्मद संजर की आंखें निकलवा दी ताकि वो कभी भी गद्दी का सपना भी ना देख सके। आखिर फिर वही हुआ जो रूह चाहती थी। मुजाहिद के कत्ल के लगभग 1 महीने बाद ही रूह का बदला पूरा हुआ और उन्होंने अपने दूसरे चाचा को सुल्तान घोषित किया और इस तरह बहमनी सल्तनत के 5वें सुल्तान गद्दी पर आए, जिनका शासन पूरे 19 साल चला। और इस पूरे समय में बहमनी सल्तनत में चैनो अमन कायम रहा। दक्कन सियासत की ये दास्तां भाई बहन के प्यार की मजबूती भी बयां करती है और बदले की साजिश भी।